दोस्तों नमस्कार, घटनाचक डिजिटल पे मैं आलोक त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप रुक जाइएगा, ये वीडियो आपके लिए ही है। चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की, बीपीएससी की, राजस्थान पीएससी की, छत्तीसगढ़ पीएससी की, उत्तराखंड पीएससी की या देश में किसी भी पीएससी की, अगर हिंदी मीडियम के आप हैं तो आप ठिठकिए, रुकिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसी बात? पीसीएस की तैयारी में आमतौर पर देखिए, हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है, हिस्ट्री इतिहास का जो सेक्शन होता है, ये बहुत क्रूशियल सेक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा जीएस में अगर किसी सब्जेक्ट का वेटेज है तो वो इतिहास का वेटेज है। और इतिहास में भी इतिहास के ही एक भाग, इतिहास में ही इंडिया मॉडर्न इंडिया का वेटेज है, यानी आधुनिक भारत के इतिहास का वेटेज है। और आधुनिक भारत के इतिहास में भी 1857 के बाद के इतिहास के बाद के भारत का वेटेज है। इसके बाद का भारत कैसा था, कैसी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियां थी, अंग्रेजों की क्या स्थिति थी, ये सारी चीज़ें। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में भी 1857 के बाद का भारत। अब अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें तो यूपीएससी को फॉलो करने वाला अगर कोई आयोग है तो यूपी पीसीएस काफ़ी हद तक है। और यूपी पीसीएस की जो टेंडेंसी देखी जा रही है, यूपी पीसीएस की टेंडेंसी ये देखी जा रही है कि जो इतिहास के प्रश्न अब पूछे जाते हैं, पहले की तरह केवल प्रश्न फैक्चुअल नहीं होते हैं। पहले की तरह केवल प्रश्न फैक्चुअल अब नहीं होते हैं। अब कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, क्रोनोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, और ये डिमांड करते हैं कि आपको सब्जेक्ट की समझ है कि नहीं। इसी कड़ी में अगर आपको आधुनिक भारत की समझ नहीं है और केवल फैक्ट को रट कर आप चाहते हैं एग्जाम क्वालिफाई कर लें, तो हो सकता है कि प्री में तुक्का मार के आपका हो जाए, लेकिन मेंस आप नहीं कर पाएंगे। आप ये समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको ऐसी किताब पढ़नी चाहिए जो न केवल फैक्चुअल हो बल्कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ लिखी गई हो। अब इसी बिंदु पर आकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसी बिंदु पर आकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है? इस बिंदु पर आकर दो तरह की बातें दिमाग में आती हैं। दो तरह की बातें। वो दो तरह की बातें क्या हैं? पहली बात यह है कि अगर हम कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, अवधारणात्मक चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, किसी किताब का यहाँ नाम नहीं लूँगा, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम कुछ ऐसी किताबें पढ़ लेते हैं जो एक्चुअली सिविल के लिए लिखी ही नहीं गई होती हैं। ये किताबें एक्चुअली रिसर्च पेपर होती हैं, एक तरह से रिसर्च बेस्ड होती हैं, और ये एकेडमिक्स के लिए होती हैं। एकेडमिक्स के लिए होती हैं। जो पीएचडी कर रहा हो, पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा हो, या फिर ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट वो विशेष सब्जेक्ट रख रहा हो जिसके बारे में वो किताब पढ़ना चाहता है। सिविल सर्विसेज की दुनिया है वो जीएस की बात करती है, यानी जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। उसमें पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस डेविएशन में कई लोग चले जाते हैं कि एकेडमिया से रिलेटेड किताबें पढ़ते हैं और उसमें काफ़ी ऊर्जा उनकी जाया होती है। और दूसरी समस्या ये होती है कि अगर फैक्चुअल बेस को क्लियर करना हो तो कई सारी किताबें ऐसी हैं जो आपको पागल कर देंगी। मतलब आपको इतने फैक्ट्स मिल जाएंगे कि आपका सिर दर्द कर जाएगा, आधे घंटे बाद आपको कॉफ़ी या दर्द निवारक किसी दवा की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों ही चैलेंजेस से, इन दोनों चुनौतियों से कैसे निपटा जाए कि हमारे उस लेवल के फैक्ट्स भी तैयार हों और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आए। और इस पूरे एनालिसिस, पूरे डिलेमा को ध्यान में रखते हुए हमारे पब्लिकेशन से किताब आ रही है, आ चुकी है और मार्केट में पब्लिश्ड भी है। और उस किताब का नाम है सेलेक्टर्स नोट्स। सेलेक्टर्स नोट्स, सेलेक्टर्स नोट्स। और आज जिस किताब के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये सेलेक्टर नोट्स की आधुनिक भारत की किताब है। आधुनिक भारत की किताब है। आधुनिक भारत की किताब है। इसमें हमने क्या किया है कि जो पहली बार डिस्प्यूटेड फैक्ट्स होते हैं, आप देखते होंगे आयोग कई बार डिस्प्यूटेड फैक्ट्स देता है, उसके भी निवारण के लिए एविडेंस भी रखा है, एविडेंस बेस्ड चीजें की हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब, अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो
आपके लिए ये बहुत अच्छी किताब है। अब मैं बहुत अच्छी किताब अपने मन से कह दूं, पता नहीं आपको समझ में आए ना आए, इसीलिए मैं कुछ पेजेस को भी यहाँ शो करूँगा, और जब आप इन पेजेस को देख लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम क्यों ये बात कह रहे हैं। तो ये हमारी किताब है, किताब का नाम है पूर्वावलोकन संगत प्रस्तुति। पूर्वावलोकन संगत प्रस्तुति का मतलब ये है कि इसमें जो फैक्ट्स हैं, इस किताब में जो फैक्ट्स हैं, वो लगभग पूर्वावलोकन से रिलेटेड ही हैं, और फैक्चुअली एररलेस किताब है, ऐसी तैयारी के साथ इस किताब को बनाया गया है। अब इस किताब में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आप देख लीजिए एक बार। देखिए कवर पेज है, 150 रुपये की किताब है, आपको शायद कम में ही मिल जाएगी मार्केट में, आप देखेंगे। तो मैं कुछ चीज़ें इसमें देखूंगा। पहली चीज़ तो ये इसका इंडेक्स है, लेकिन मैं इंडेक्स में भी नहीं जाऊंगा, मैं मेन कंटेंट में आऊँगा। और मेन कंटेंट में आने के बाद मैं पहला चैप्टर देखूंगा, मुगल साम्राज्य का पतन और नए स्वायत्त राज्यों का उदय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, मुगल साम्राज्य का पतन और नए स्वायत्त राज्यों का उदय। इस किताब में ये चीज आपको मिलेगी। देखिए कैसे शुरुआत हमने की है, किस तरह से की है, मैं लाइन बाय लाइन आपको दिखाता हूं। शुरुआत की गई है 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में जिस नए युग का आरंभ हुआ उसे उत्तरवर्ती मुगल काल के नाम से जाना जाता है। शुरुआत है। अब इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन क्या किया है। द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, द इंडियन एम्पायर वॉल्यूम 2 पेज 404 के अनुसार औरंगजेब की मृत्यु तिथि 21 फरवरी है, तथा द गजेटियर ऑफ इंडिया में 20 फरवरी दी गई है। यानी दोनों ही बातें आपके समक्ष रखी गई हैं, आपको क्या मानना है क्या नहीं मानना है, यू हैव टू डिसाइड दिस थिंग। अगर कमीशन आपको कभी 21 फरवरी कह दे रहा है, 20 फरवरी कह दे रहा है, तो आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, आप सोर्स भी दे सकते हैं अगर आप अच्छे से देना चाहते हो तो। विलियम इरविन ने अपनी पुस्तक लेटर मुगल्स वॉल्यूम 1 में क्या लिखा है, औरंगजेब की तिथि क्या लिखी है, 28 जुल कदा 1118, यानी 3 मार्च 1707 दी है। मतलब अलग अलग चीजें मिल रही हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। देखिए हर चीज का कंफ्यूजन के बाद उसको यहाँ पे उसका वेरीफाई करके ये बताया गया है कि क्या सही है और क्या गलत है। लगभग 50 वर्ष की अल्पावधि में एक के बाद एक मुगल बादशाह सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा प्रभावशाली नहीं हुआ जो मुगलों के वैभव की रक्षा कर सके। अकबर से लेकर औरंगजेब तक 4 मुगल शासकों ने 151 वर्षों तक शासन किया, किंतु उसके बाद के उत्तराधिकारियों में बहादुर शाह प्रथम से लेकर शाह आलम द्वितीय तक 9 शासक एक ही शताब्दी के भीतर शर्मनाक ढंग से गद्दी से उतार दिए गए, जो उनकी दुर्बलता का परिचायक है। उत्तर मुगल काल में कुल 11 शासक गद्दी पर बैठे। इतिहासकारों के मध्य मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के प्रश्न पर मत भिन्नता है। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जदुनाथ सरकार, एस.आर. शर्मा, लिवरपूल आदि विद्वानों के अनुसार औरंगजेब की धार्मिक एवं राजपूत तथा दक्कन आदि नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, अतहर अली और सीरीन मूसवी आदि विद्वानों के अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन के बीज बाबर के समय से ही उपस्थित थे, तथा इन्होंने पतन को दीर्घावधि प्रक्रिया का परिणाम माना है। पतन के कारणों की बात की गई है। मतलब कुल मिलाकर ये किताब आप प्री में भी देखेंगे तो प्री में भी कोई प्रश्न आपको यहाँ से बचेगा नहीं, और मेंस में भी अन्य कारण यहाँ मिल जाएंगे आपको यहाँ अन्य कारण भी मिल जाएंगे। फिर उत्तरवर्ती मुगल शासकों की बात है तो क्या कौन से शासक आए, कैसे आए, क्या उनकी डिटेलिंग है, ये चीज़ आपको इस किताब में मिल रही है। मतलब ये किताब प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया गया है। मतलब ये किताब प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव में लिखी गई है। और के भी देखिए अलग अलग शासकों का वर्णन है, उनके योगदान है। 1857 की क्रांति है, अगला चैप्टर है। शुरुआत कैसे है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध असंतोष और विद्रोह का इतिहास उतना पुराना है जितना कंपनी का शासन। परंतु इस विद्रोह का पहला संगठित प्रयास कब हुआ, 1857 में हुआ। पहला संगठित प्रयास उसको कहा जाता है जहाँ पर एक पूरी भीड़, जहाँ पर एक पूरी कौम, जहाँ पर पूरी आइडियोलॉजी, एक किसी विचारधारा के आधार पर लोग संगठित होते हैं। विचारधारा इस बात की भी हो सकती है कि हम किसी विदेशी दास्ता में क्यों जकड़े रहें, हमको आज़ादी चाहिए, और आज़ादी के फेर में
हम संगठित हो रहे हैं, हमारा उद्देश्य लिबरेशन है, किसी भी देश को लिबरेट करना है। तो ये चीज़ शुरू हुई और देखिए इस तरह से चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। फिर 1857 के पूर्व के जो विद्रोह हुए हैं, अलग अलग विद्रोह, सन्यासी विद्रोह है, जैसे चुआर विद्रोह है, भील विद्रोह है, इन सारी भी बातों की भी चर्चा की गई है। तो सारी चीज़ें आपको देखिए सब कुछ क्रमवार मिल रही है और क्रमवार मिलने के कारण जो है आपको आसानी होगी और भाषा में बहुत सहजता है। 1857 के विद्रोह के कारणों की भी यहाँ चर्चा की गई है। प्रशासनिक कारण क्या रहे इसकी भी चर्चा की गई, आर्थिक कारणों की भी चर्चा रही, सामाजिक आर्थिक जो और नीतियाँ थी अंग्रेजों की उसके बारे में भी चर्चा देखने को मिल रही है। यानी प्री कम मेंस की जो पूरी तैयारी है, सैनिक कारण हैं जो तात्कालिक कारण रहे होंगे उसके बारे में भी चर्चा मिल रही है। तात्कालिक कारण यहाँ है, विद्रोह का प्रारंभ और विस्तार क्रमशः दिया गया, कहाँ से शुरू हुआ। मई 57 में जब मेरठ से वो चीज़ शुरू होती है, फिर 10 मई 1857 को टुकड़ी कहाँ पहुँचती है, कहाँ कहाँ विद्रोह होता है, विद्रोह का दमन कैसे होता है, किस भाग का नेता कौन था, कैसे उसने विद्रोह को आगे बढ़ाया, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर ये सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का चैप्टर आता है। अब इस चैप्टर को मैं केवल आपको पढ़ के 4-6 लाइन सुनाता हूँ, आप देखिएगा कैसे आप कनेक्ट करते हो चीज़ों को। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो then this book will be very beneficial for your preparation. If you are unable to connect, then we will accept that this is our problem. But first thing first, you have to go through, जितने पेजेस मैंने दिखाया यही देख लीजिए आप। हमारे ऐप पे चले जाइए, किताब का सैंपल ही देख लीजिए, डाउनलोड करके एक बार देख जरूर लीजिए इस किताब के बारे में। शुरुआत में देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि कैसे लिखी गई है, क्या प्रवाह कैसा है। 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज के नवनिर्माण और धार्मिक विचारों को तर्कसंगत बनाने के लिए विभिन्न सुधार आंदोलनों का दौर प्रारंभ हुआ। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यवर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। क्यों प्रभावित करेंगे? क्योंकि जो मिडिल क्लास होता है, ध्यान रखिएगा, मिडिल क्लास पढ़ा लिखा क्लास होता है। मिडिल क्लास कभी भी आप किसी भी समय में देखेंगे, ये मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग होगा और जो पढ़ा लिखा होगा वही ज्ञान को स्वीकार करेगा, ज्ञान का प्रसार करेगा और ज्ञान के प्रसार के माध्यम से ज्ञान को अपने जीवन में लाने का भी प्रयास करेगा। तो इसमें जो है मध्यवर्ग थे, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार रजवाड़े भी इस आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित थे। उदार रजवाड़े का मतलब ये है कि जो रजवाड़े जो सामाजिक सुधार चाहते थे, आम इंसान के जीवन में परिवर्तन चाहते थे। उदार रजवाड़े कहने का मतलब है कि जो बनी बनाई व्यवस्था से थोड़ा चीज़ें बदलाव करने के हिमायती थे, क्योंकि जो व्यवस्था थी उसमें तो उनका फ़ायदा ही था, इसीलिए उनको उदार कहा गया है। तो मतलब चीज़ें इस तरह से व्यक्त की गई हैं कि आपको चीज़ें समझने में वो दिक्कत का सामना करना ना पड़े और आपको चीज़ें क्लियरली समझ में भी आ जाएं और आप अच्छे से उसको कन्वे भी कर लो और प्री और मेंस की दोनों की तैयारी एक साथ आपको हो जाए। मतलब मैं केवल सैंपल इस किताब को आपको दिखा रहा था और सैंपल देखने के बाद ये चीज़ आप एकदम समझ लीजिए कि हम इस निष्कर्ष पे हैं कि इस पूरे किताब का जो हमारा पूरा फ्लेवर है, जो पूरी फिलॉसफी है इस किताब की, वो फिलॉसफी ही प्री और मेंस पर बेस्ड है। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम है और उसमें मेंस का भी क्वेश्चन आता है, तो प्री प्लस मेंस की तैयारी के लिए ये किताब आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। सेलेक्टर नोट्स आधुनिक भारत का इतिहास, इसको पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया से हमको अवगत जरूर कराएं। जो भी आप फील करते हो, जैसा फील करते हो, व्यक्त जरूर करें। नमस्कार।